हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कह दिया जाए इसका सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई, इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति, जो कि कक्षा 9वीं का पहला पार्ट है, और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज करने वाले हैं। भाई ये एमसीक्यूज क्या है? तो इसके अंदर क्या होता है कि एक आपके पास क्वेश्चन होते हैं और 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से कोई एक सही ऑप्शन को आपको चुनना होता है, उसको टिक मारना होता है। ठीक है, ये आपके हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन। और जैसा कि आप लोगों को पता है, अब के एग्जाम में ये चीजें पूछे जाने लगी है, तो इसकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। ये चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन किए थे, मतलब जिसमें पूरा लिखने वाला होता था कि भाई एक क्वेश्चन आया, उसमें पूरा उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखना होता था। भाई पहला स्टेप लिखा, दूसरा स्टेप लिखा, तीसरा स्टेप लिखा, तब जाके आंसर निकाला। यानी कि अगर आपको आंसर फटाफट भी निकालना आता है तब भी आप नहीं निकाल सकते, उसके सारे स्टेप लिखने पड़ेंगे और फाइनली फिर आंसर लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। और वो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर में इस तरह से क्वेश्चंस आया करते थे। लेकिन यहाँ एमसीक्यूज जो है सारे 1-1 मार्क्स के हैं, और अगर आपको इसके आंसर बहुत जल्दी निकालना आते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा है। ठीक है, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मतलब ये तो हमारे लिए। और एक और चीज़ आपको पता चाहूँ, आगे चल के जितने भी कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम दोगे सब में आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन ही आते हैं, और जब एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं उसकी प्रैक्टिस आपको पहले से ही है, तो मतलब ये तो बहुत बेहतरीन वाली बात है। ओके, चलो भाई, हम आपके लिए लेके आए हैं एमसीक्यूज की पूरी सीरीज, जो कि पूरे सभी चैप्टर के लेके आएंगे। तो आज हम पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, संख्या पद्धति से एमसीक्यूज, और इसको स्टार्ट करते हैं भाई किस तरह के क्वेश्चन से। ओके, चलो भाई, तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा भाई x बराबर 2 है, y बराबर 4 है। तो बताइए भाई x बटे वाई की घात x माइनस वाई, और y बराबर बटे x है और y माइनस एक्स। ठीक है, इसका आंसर हमें लिखना है, और ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। अब बोलोगे सर देख के तो बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है। देखो बेटा, अगर आपने क्वेश्चंस किए हैं तो कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। लेकिन नहीं किए, कभी आपने देखे ही नहीं है, तो आपके लिए बहुत पहाड़ जैसा ही है। ठीक है, अब देखो हम करते हैं, देखो क्या चीज़ है, कितने सिंपल तरीके से हो जाता है। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ कहना चाहता हूँ। इसकी कंसेप्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो कंसेप्ट वीडियो देख लेना। मतलब इसके एनसीईआरटी के कंसेप्ट वीडियो, 1 शॉट वीडियो, ये चीज़ें हमने पूरी करवा रखी है। उनको अगर आप देख लेते हो तो ये चीज़ें बहुत आसानी से हो जाने वाली है। ठीक है, यानी कि आपको इसकी पहले नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए, तभी आप एमसीक्यूज को बहुत फटाफट कर पाओगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ हमें दे रखा है x का मान 2 और y का मान 4 दे रखा है। डन, इसको अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो x का मान 2 है, y का मान 4 है, इसकी घात कितनी है, 2 माइनस में 4 है, प्लस में 4 बटे में 2 है, और इसकी घात है 4 माइनस में 2 है। ये चीज़ दे रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा। तो हम देख पा रहे हैं 2 दूनी 4 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, यहाँ पर 2 में से 4 गया तो -2 बचा, यानी 1 बटे में 2, और इसकी घात है -2। और यहाँ की बात करें तो 2 है और इसकी घात है 2। ये चीज़ें अब देखो, माइनस घात के बारे में हमने पढ़ा हुआ है क्या, कि अगर माइनस होता है उसको प्लस करने के लिए क्या होता है, अंदर वाली चीज़ पलट जाती है। अब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 की घात 2 हो जाएगा, और 2 की घात 2 हो जाएगा, जो कि है 4 प्लस में 4 हो गया, यानी 8 इसका आंसर आ गया। और ये हमने आंसर 8 वाले को टिक कर दिया है। ठीक है, यह आंसर हमने 8 वाले को टिक कर दिया है। तो आप देख सकते हो किस तरह से क्वेश्चन हो गया। देखो क्या चीज़ें मैंने समझाने के लिए एक एक चीज़ें बड़े आराम से प्यार से बताई है, लेकिन आप इसको और फास्टली भी कर सकते हैं। एक बार प्रैक्टिस हो जाए फिर तो भाई चीज़ें कहते हैं ना सेकंडों में निकलती है, सेकंडों में क्वेश्चन निकलते हैं, यानी 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में आराम से निकल जाएगा क्वेश्चन। बस प्रैक्टिस सही से करते रहिए। ओके, तो चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसको देख लो एक बार। हम आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसमें चेक भी कर लेते हैं भाई कि आंसर हमारा ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखो हमने देखा भाई सेकंड ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। चलो भाई आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सबसे बड़ा है। इनमें से देखना है कौन सा सबसे बड़ा है। ठीक है, अब देखो इसको आपको निकालना पड़ेगा कौन सा कितना है। तो 4 का वर्ग कितना होता है, तो 16 होता है। ठीक है भाई, इसकी बात करें तो देखो 16 की घात 3/2 है। 3/2 का मतलब क्या होता है भाई, छोटी छोटी बात है आपको पता है। 3/2 का मतलब होता है 1.5 मतलब 1.5, 1 और आधा होता है, यानी हम कह सकते हैं 1 है और आधा है, तभी तो 1.5 होगा, ये चीज़ होगा। ठीक है भाई, अब मैं 16 की बात करूँ तो 16 कितना हो रहा है, ये 16 की घात 1 होगा, और 16 की घात आधा होगा। और आधा का मतलब क्या होता है, तो आधा का मतलब होता है रूट, यानी रूट होगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या कह सकते हैं भाई, 16 की घात 1 मतलब 16 ही होता है। 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है, यानी ये 20 आ गया। यानी इसका मान 20 है, सेकंड वाले का मान 20 है, पहले वाले का मान 16 है, मतलब अभी तक सेकंड वाला ज़्यादा चल रहा है। ओके, चलो भाई ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्या है, 1/64 है, और इसकी घात दे रखी है माइनस में 1/3।
ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब आप बोलोगे मैम माइनस मतलब सर माइनस में है, अब इसको प्लस में कर देते हैं तो ठीक हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो भाई इसको जैसे ही आपने उल्टा किया, 64 को जैसे ही उल्टा किया तो उल्टा करते क्या हो जाएगा, कुछ बच्चे ये लिखेंगे भाई 64 को उल्टा कर दिया तो यहाँ पर भी उल्टा कर देते हैं, क्या दिक्कत है, यही कर देंगे, यही कर दोगे, तो भाई नहीं, यहाँ हो जाएगा गलत। तो ये उल्टा नहीं होता, सिर्फ माइनस प्लस में होता है, यानी हम 3/1 ना लिखकर 1/3 ही लिखेंगे, बस माइनस साइन प्लस में हो जाएगा। नीचे 64 वाला है वो ऊपर चला गया, 64 आ गया और 1/3 आ गया, डन। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखते हैं भाई 64 किसकी घात 3 होती है, भाई किसकी घात 3 64 होती है। तो भाई हम कह सकते हैं 4 चौक 16 और 16 चौके 64, 4 की घात 3 होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की घात 3 और यहाँ है 1/3 और पावर से पावर घात से घात गुना होता है, यानी 1/3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और आंसर सिर्फ 4 आ रहा है, यानी ये तो छोटा हो गया, थर्ड पार्ट छोटा हो गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखेंगे 256 की घात माइनस में है, माइनस का मतलब क्या हो रहा है, 1/256 लिखना पड़ेगा और उसकी घात लिखना पड़ेगा 1/4, यही लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखते हैं भाई 4 चौक 16 चौके 64, 64 चौके, भाई ये तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा भाई, 64 का नहीं आ रहा तो कितना आ रहा है, 16 16 256, ये आ रहा है 16 का वर्ग। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं 4 की घात 4 आ रहा है, हाँ ये आई तो रहा है, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं भाई कितना, 1/1 में सारा चल रहा है, ये बटे में चल रहा है, हम इसको ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि हमने माइनस को प्लस करने के चक्कर में ही इसको बटे में लाया। देखो यहाँ पे माइनस था, उसको प्लस किया तभी वो, जब इसको उल्टा लिखा है तभी बटे में वो पॉजिटिव आ रहा है, तभी पॉजिटिव आ रहा है। तो हमने इस माइनस को जैसे ही नीचे लिखा और वो पॉजिटिव आ गया और उसको हमने लिखा 4 की घात 4। अब हम देख पा रहे हैं घात से घात गुना होगा, यानी क्या हो रहा है, 4 की घात 4 गुने में 1/4 आ रहा है, इससे ये कट गया और ये 1/4 आ रहा है, मतलब 0.25 ये आ रहा है। अब बताइए बड़ा क्या है, तो बड़ा आप देख सकते हो, सेकंड ऑप्शन हमें बड़ा दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन बड़ा है। चलो भाई आंसर चेक कर लेते हैं, क्या सेकंड ऑप्शन बड़ा है, तो हाँ भाई सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब देखो क्या है, अब बोलोगे सर तो बहुत लेंथी हो गया, हमें चारों चेक करने पड़ गए। देखो चारों क्या चेक करने पड़ गए, आपने जस्ट देखो मैंने सब चीज़ लिख के दिखाई है आपको, प्रॉपर तरीके से लिख के दिखाया, आपको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे माइंड में, जैसे आपके सामने क्वेश्चन होगा आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन में चलो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर मैं इसके क्वेश्चन को तो दिखाता हूँ कितनी जल्दी से निकल सकता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये 4 का स्क्वायर था, इसको 16 लिख ही दिया। अब इसको देखोगे भाई 16 की घात 3/3 सही, 3/2 है, मतलब 1.5 है, तो 16 आ रहा है और 16 से ज़्यादा ही आ रहा है, यानी 16 रूट था, ज़्यादा आ रहा था, तो यानी हमने देखा था 16 और 16 रूट यह आता, तो भाई ये तो ज़्यादा है। इसकी बात कर रहे थे भाई, ये तो 1/64 है ना, तो भाई 64 की घात 1/3 आ रही है, तो ये छोटा ही होगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1/3 आ रही है, छोटा ही होगा, इतना आपको दिमाग लगाना होगा। ठीक है, इसकी बात करोगे तो ये भी आपको दिख रहा है 1/256 आ गया। ठीक है, अब तो ये छोटा ही छोटा होगा, ये छोटा ही होगा भाई, 1 से ही छोटा है तो उसकी घात करोगे छोटा ही आ रहा है। ठीक है, तो भाई ये छोटा आ रहा है, ये छोटा आ रहा है, ये छोटा तो हमें दिख रहा है, तो यही बड़ा है ना, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है 32 की घात 0.2 है और उसके बाद है 81 की घात 0.25, इस तरह से नीचे भी आपको दे रखा है। अब इसको करते हैं सॉल्व। भाई सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से आएगा, तो यहाँ हम देख सकते हैं इसको 32 की घात 0.2, अच्छा एक चीज़ देखो 0.2, क्या इसको मैं 1/5 लिख सकता हूँ, क्या 1/5 लिखा जा सकता है, तो भाई हाँ लिखा जा सकता है। बोले सर आपको कैसे पता, कैसे पता, क्या यहाँ से दशमलव हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, दशमलव हटा 10 आ जाएगा और 2 से काटा 5 आ गया, 1/5 आ गया, लिख सकते हैं, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने लिखा 1/5, 81 की घात क्या है 0.25, 0.25 को क्या लिख सकते हैं भाई 0.25, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1/4 लिखा जा सकता है। ठीक है, ये होगा भाई, पॉइंट हटा के काट दो, इतना ही आएगा। ओके, उसके बाद नीचे की बात करें तो ये लिखा है भाई 256 और इसकी घात है हमारे पास 0.5, मतलब 1/2 आएगा, और ये 121 है, मतलब ये 11 की घात 2 है, अभी तो 121 ही रहने देते हैं, और ये कितना आ रही है 1/2 आ रहा है भाई, ये चीज़ आ रहा है भाई। जो भी दशमलव थे उसको मैंने बटे में लिख दिया क्योंकि बटे से काटना आसान हो जाएगा, उस तरह हमने कर लिया है। अब यहाँ पर 32 की बात करें, किसकी घात 32 होती है, किसकी घात 5 होती है, 32 होती है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 2 की घात 5 क्या होती है 32 होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं भाई 2 की घात 5 है, इसकी घात 1/5 आ गया। ठीक है, 81 की बात करें तो ये कितना है 3 की घात 4 आएगा और 1/4 आ गया। ठीक है भाई, यहाँ की बात करें ये 16 की घात 2 होता है,
और ये आ गया 1/2, ठीक है। यहाँ पर 11 की घात 2 होता है और ये आ गया कितना 1/2। भाई ये चीज़ें आ गई हर जगह। ओके, जो कट रहा है उसे काट देते हैं, जो नहीं कट रहा है उसे छोड़ देंगे। तो हम देख पा रहे हैं 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये चीज़ आ गई। डन, चलो भाई ठीक है। अब हम इसमें देख सकते हैं क्या चीज़, 2 और 3 कितना आ रहा है, तो ये 5 आ रहा है, ठीक है। नीचे की बात करें 16 में से 11 गया, कितना बचा, तो भाई 5 बचा, तो भाई ये 5 आ गया, 5 से 5 कट गया और आंसर कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो भाई आ रहा है इसमें आंसर, बिल्कुल है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं भाई ये सही है कि नहीं, तो भाई बिल्कुल सही है, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होता है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से हमने सॉल्यूशन किया है। तो इन क्वेश्चनों को देख के डरना नहीं है कि आपने देखा भाई 0.2, 0.25, 0.5, 0.5 भाई क्या हो रहा है, तो इसको आप इस तरह से आराम से चेंज कर रहे हैं। और मोस्टली क्वेश्चन में आपको मिलेगा ही मिलेगा क्या, कि अगर 5 नीचे है या 4 नीचे है तो ये किसी न किसी की घात 5 होगी, ये किसी न किसी की घात 4 होगी, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, चलो भाई ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें और आसान होती जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसके बीच 3/7 स्थित है। अब ये बोलना चाह रहा है किन दो संख्याओं के बीच में 3/7 स्थित है, ठीक है। देखो इसके भी कई तरीके हैं जिस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आप नॉर्मली तो भाग वाले तरीके से सॉल्व कर सकते हो, भाग किया, और एक होता है कि हम इसके हर को बराबर करेंगे, उसके अनुसार चीज़ें होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो 4/9 है और 5/9 है, क्या ये 3/7 इनके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। ऐसे हमें समझ में नहीं आएगा जब तक इनका आधार, इनका जो हर है वो बराबर ना हो जाए, ठीक है। अब देखो एक तो चीज़ है, इसके हर को मुझे बराबर कैसे करना होगा, तो 9 और 7 का कोई एलसीएम तो वैसे नहीं आएगा, दोनों का आपस में गुना करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको भी देखो हमें करना है 3/7 को लाना है इनके बीच में। तो नीचे 7 है तो इसको हमने 7 से गुना किया और 7 से भाग कर दिया, ठीक है। यहाँ की बात करें तो इसको भी 7 से गुना किया और 7 से भाग कर दिया। अब इसको देख सकता हूँ कितना रहा, 7 चौक 28 और नीचे 9 गुने 7 लिख दिया, कोई बात नहीं। इसको 7 पंचे 35 और ये लिख दिया 9 गुने में 7। और इसको क्या करना है भाई, नीचे सबके 9 और 7 हो रहा था, इसमें भी 9 चाहिए फिर, तो हम क्या करेंगे 9 से गुना और 9 से भाग कर देंगे। तो 9 × 27 और बटे में 9 गुने में 7 आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या 28 से 35 के बीच में तो संख्या में ज्ञात करनी थी, ये तो 27 है, क्या ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो नहीं कर रहा लाई, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा कि भाई ये तो लाई नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है, क्योंकि ये ही बड़ा है और ये भी बड़ा है, दोनों के दोनों इससे बड़े हैं, तो भाई लाई नहीं कर रहा। तो ये चीज़ हमारी यहाँ खत्म होती है, इसको हम नहीं लिख सकते, इसको हमने किया इरेज। आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, 43/99 है और 4/9 है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर 43/99 आता है और 4/9 आता है, ठीक है भाई, ये चीज़ हो गई। अब इसको अगर मैं भाग करता हूँ तो कितना आएगा, और इसी के अनुसार से 3/7 भी करना होगा। तो देखो 3/7 इनके बीच में है, अब हमें ऐसा करना है जिससे इनका आधार बराबर हो जाए, आधार को बराबर करना है, याद रखना। तो भाई कैसे बराबर होगा, तो तीनों का एलसीएम अगर लिया जाए तो यहाँ हम देख सकते हैं इन तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है, तो 99 तो है ही और गुने में 7 आएगा, ठीक है। 99 है ही और गुने में 7 आएगा, और कुछ है तो नहीं है, बस इतना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई कितना आ रहा है, अगर इतना आ रहा है तो ये इससे 7 से गुना और 7 से भाग होगा, ठीक है भाई। यहाँ की बात करें तो 99 से गुना और 99 से भाग होगा, ठीक है। इसकी बात करें तो ये क्या होगा 11। अब देखो इस 9 से नीचे 9 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। 11 और 7 आ रहा है तो हम लिख सकते हैं भाई क्या, 11 गुने में 7 आ रहा है, नीचे 11 गुने में 7 आ रहा है, ठीक है। तो भाई आधार तो हर किसी का सेम हो गया। अब हम देख पाएंगे कि क्या ये इनके बीच में लाई हो रहा है, मतलब ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, ये बीच में आना चाहिए। अब इसमें देखेंगे क्या, तो भाई कितना है, 43 को 7 से गुना किया तो 7 × 21, 7 से 21 हासिल 2, 7 × 28 29 30, 301 आ गया और नीचे सेम है। इधर की बात करें तो क्या ये 300 आएगा, तो भाई नहीं आएगा, ये तो आ रहा है 297 आ रहा है, ठीक है। और ये तो ज़्यादा ही आएगा, ठीक है, ये तो ज़्यादा ही आएगा भाई। कितना आ रहा है ये 11 × 44 गुने में 7 आ रहा है, यानी कि अब मैं फिर से गुना करूँ तो 44 को 7 से गुना कर देते हैं भाई, 7 × 28 और 7 × 28 29 30, क्या 308 आ गया। तो भाई ये भी बड़ा और ये भी बड़ा है, क्या ये बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो भाई ये तो गड़बड़ हो गई, मतलब दूसरा वाला भी गलत हो गया, ठीक है। तीसरे वाले को चेक करते हैं तो ये 42 है, 43 की जगह 42 है, बाकी चीज़ें सेम है, 43 की जगह 42 है। तो अगर मैं यहाँ पर ये 42 लिखता, अगर ये 42 रखता तो गुना करते तो कितना आता, तो 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 284 आता,
7 दूनी 14, 7 चौक 28, 294 आ जाता। ठीक है, ये आ जाता। अब बताइए क्या ये बीच में आ रहा है? तो हाँ आ रहा है, यानी ये ऑप्शन तो ठीक लग रहा है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं भाई, ये आ रहा नहीं आ रहा। तो इसमें एक चीज़ देख लीजिए, ये वाली चीज़ तो छोटी है ना, ये वाली चीज़ छोटी है, इससे छोटी है, तो यानी हम कह सकते हैं ये भी छोटा है। अब ये छोटा है और ये तो और छोटा है, यानी कि ये दोनों संख्याएं 297 से छोटी हो रही है, यानी 3/7 से छोटी हो रही है, और ये वाले में इससे बड़ा हो रहा है और इससे छोटा हो रहा है, ये चीज़ आ रही है। तो हम कह सकते हैं थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पर थर्ड ऑप्शन को करेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं कि हमने अभी क्या क्या प्रूव किया। तो हमने देखा 4/9 जो था वो बड़ा था 3/7 से, पहले क्वेश्चन में ये देखा था। उसके बाद हमने देखा भाई 43/99, ये भी बड़ा था हमारा 3/7 से। अब यहाँ पर ये दोनों चीज़ें बड़ी है, ये दोनों चीज़ें बड़ी हैं, ये दोनों चीज़ें 3/7 से बड़ी थी। ठीक है, इसीलिए हमने इसको काट दिया दोनों को। ठीक है, यहाँ की बात की तो ये दोनों चीज़ें 3/7 से छोटी थी, तो भाई इनके बीच में लाई कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ की बात करें तो इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तभी हमने इसका ऑप्शन थर्ड मार्क किया है। ओके, चलो भाई आंसर चेक करते हैं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ हमने देखा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ओके, तो अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ भाई, तो नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ हमें दे रखा है, ये एक संख्या दे रखी है, बड़ी सी संख्या दे रखी है। ठीक है, पता नहीं क्या क्या संख्या दे रखी है। अब ये बोल रहा है ये क्या है? ये एक प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? भाई क्या चीज़ है? तो आप देखेंगे भाई प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या थी? तो प्राकृतिक संख्या थी हमारी 1 2 3 4 5 6 7, ये थी प्राकृतिक। भाई सारी संख्या पद्धति बता रखी है ना आपको, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या ये होती है, पॉइंट में नहीं होता, और ये पॉइंट में आ गया। इसका मतलब भाई पहला तो यही गलत हो गया। पूर्ण संख्या की बात करें तो ये क्या होता है? तो 0 से स्टार्ट होता है, यानी 0 1 2 3 इस तरह से बढ़ता जाता है। तो भाई ये भी पूर्ण संख्या है। अब ये भी पॉइंट में नहीं हो रहा, अब पॉइंट में नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये भी गलत आ गया। ठीक है भाई, अब परिमेय और अपरिमेय में देखते हैं इसमें क्या होता है। तो भाई परिमेय में पॉइंट में भी होता है और अपरिमेय में भी पॉइंट में होता है। तो भाई अपरिमेय में क्या होता है? ऐसा दशमलव जो पॉइंट के बाद ना ही खत्म हो और ना ही रिपीट हो रहा हो। अब आप बताइए क्या ये रिपीट हो रहा है, खत्म, ये क्या खत्म हो रहा है? तो नहीं हो रहा खत्म। ठीक है, क्या रिपीट हो रहा है? अब उनको पता नहीं सर, दिख तो नहीं रहा रिपीट होता हुआ, यानी अपरिमेय होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर ये कहीं ना कहीं रिपीट होता हुआ दिख रहा है। और ये कहाँ दिख रहा है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई, यहाँ से देखो 3 1 8 5 6 4 और फिर से 3 1 8 5 6 4, फिर से 3 1 8 5 6 4, इस तरह से रिपीट हो रहा है। अब ये संख्या का पेयर बार बार रिपीट हो ही जा रहा है। अब जब रिपीट हो रहा है, जब सेम चीज़ें आती जा रही है, इसका मतलब ये संख्या आपका परिमेय हो जाएगा, अपरिमेय नहीं होगा। ठीक है, ये परिमेय हो जाएगा, अपरिमेय नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपको बता रखी कॉन्सेप्ट में कि भाई किस तरीके से कि मतलब किस संख्या को परिमेय कहते हैं, किस संख्या को अपरिमेय कहते हैं। ओके, चलो भाई चेक करते हैं आंसर हमारा सही आ रहा नहीं आ रहा। तो बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो यहाँ पर है भाई 0.7 पे बार लगा हुआ है, इसको P/Q की फॉर्म में रखना है, जहाँ पे P और Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं हो सकता। उस कंडीशन में ये इनमें से कौन सा आंसर इसका है? तो इसके बारे में आपको मैंने बताया हुआ था। क्या बताया हुआ था? कि 0.7 बार होता है तो ये 7/9 होगा। अगर ये 8 बार होता है तो 8/9 होगा। ठीक है, अगर ये 0.3 बार होता है तो 3/9 होगा। यानी कहा जाए अगर 1 दशमलव के बाद पॉइंट होता है, 1 दशमलव के बाद मतलब कि बार होता है, ओके, तो उस कंडीशन में जो संख्या है उसी के नीचे 9 हो जाएगा। 7 है तो 7/9, 8 है तो 8/9, 9 है तो मतलब 3 है तो 3/9। और वही यहाँ पर लिखा था 0.36 पर बार होता तो हम लिखते 36/99 लिख देते। ठीक है, 2 पे बार होता है तो इसका मतलब बटे में 99 आता है। 3 पर बार होगा तो 999 आएगा नीचे। ठीक है, फिलहाल 1 पे बार है, यानी इसका आंसर कौन सा आने वाला है? तो 7/9, यह आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आप इसको नोट कर सकते हैं और इसको भी नोट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि इस तरह का पैटर्न होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम बहुत जल्दी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ओके, चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं हम। तो आंसर कितना आ रहा है? तो थर्ड पॉइंट इसका आंसर आ रहा है। ओके, तो आते हैं फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ देखिए, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो क्या चीज़ है, 0.23 पे बार और है 0.22 पे बार, इन दोनों को जोड़ा गया और अब कहा जा रहा है कि इनमें से किसके बराबर है, कौन सा है जो बराबर है। अब मैं इनमें आपको बताना चाहूँ तो इनको आप जोड़ोगे तो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
यानी कि क्या है 3 और 2 5 किया, 3 और 2 5 किया, सॉरी 2 2 4 किया, और यहाँ दशमलव है 0 और ये पॉइंट आ गया। ठीक है, यानी हम देखते हैं 0.45 पे बार आ चुका है। डन। तो ये ऑप्शन कौन सा है? ये वाला है। लेकिन इसका एक और तरीका तो था जो भी थोड़ी देर पहले बताया। क्या बताया था? 0.23 बार। इसको हम लिख सकते हैं क्या 0.23 बार को? इसको 23/99 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं भाई 22/99। अगर इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ, इन दोनों को जोड़ता हूँ, जोड़ने वाली बात तो थी। ठीक है, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो देखो 23/99 प्लस में 22/99, इसको जब जोड़ोगे तो नीचे आएगा 99 और ऊपर वाली चीज़ें जुड़ेगी। ठीक है, तो 2 2 4 और 3 2 5 और आएगी, यानी कि हम लिख सकते हैं ये आ गया 45, यानी 45/99 आ चुका है। तो यहाँ पर आप बोलोगे भाई ये ऑप्शन भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, और कहीं ऑप्शन दोनों का है तो हाँ भाई बी और सी करेक्ट। बी और सी मतलब दूसरा और तीसरा दोनों करेक्ट है, तो यानी कि भाई ये दोनों करेक्ट है, तो ये चौथा वाला ऑप्शन ठीक होगा। इनको हम मिटा देते हैं। और क्या ये ऑप्शन ठीक आ रहा है हमारा? ठीक आ रहा है, बिल्कुल सही है भाई, ये ऑप्शन है। यानी बी और सी का मतलब क्या है? ये आपका ये बी है, इसको बी मान लो और ये सी मान लो, और ये दोनों ऑप्शन है, तो ये दोनों ही ठीक हो रहे हैं। ओके, तो आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें एक चीज़ है कि दोनों तरीके से आंसर निकल सकते हैं, दोनों चेक करने हैं हमारे पास। जब भी कभी आपके पास ऑप्शन डबल वाला आ जाए, याद रखना, जैसे कि आपका मान लो सेकंड ऑप्शन ठीक आ रहा है और नीचे कहीं ऐसा है जो डबल और ट्रिपल, दूसरा और तीसरा दोनों ठीक आ रहा है, ऐसा भी ऑप्शन है, तो आप तीसरे को भी चेक करोगे। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है और दूसरा ही बस ठीक आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 ऑप्शन है, दूसरा आपका ठीक आ रहा है, तो तीसरे चौथे को चेक ही मत करो। ठीक है भाई, एक ठीक आ गया ना, बात खत्म हो गई। ओके, लेकिन अगर डबल का ऑप्शन है तो दोनों को चेक करना है, याद रखना, क्योंकि दोनों आंसर ठीक हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ ठीक हो गया है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कुछ अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, कैसे होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको बोर्ड मास पता होना चाहिए कि पहले क्या होता है, पहले भाग होता है, फिर जोड़ होता है, क्या होता है क्या होता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3 - में 4, 3 - में 4 की घात 4 की घात 3, भाई ये चीज़ दे रखा है। ठीक है, तो पहले 3 में से 4 गया, कितना बचा? तो भाई 1 बचा, तो भाई 1 आ गया। 1 की घात 4 क्या होता है? 1 ही होता है, तो 4 एकम 4 आ गया, -3 के माइनस में ये आ गया। ठीक है, अब 3 में से 4 जाएगा तो कितना होगा? देखो एक और चीज़ यहाँ पे, 3 में से 4 गया, माइनस का 1 बचा, लेकिन घात क्या थी आपकी? 4 थी, यानी सम संख्या थी। घात अगर सम संख्या होता है तो किसी भी नेगेटिव की जो पावर जो होती है, कोई भी नेगेटिव संख्या होती है, माइनस वाली संख्या होती है, वो प्लस बन जाती है। ठीक है भाई, घात कितनी है? सम संख्या, तो हमने उसको प्लस कर दिया और 1 लिख दिया। डन, 4 का 4 आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब 3 में से 4 गया, क्या बचेगा? फिर से -1, फिर से -1 बचा है, और उसकी घात क्या है? 3 है। अब देखो माइनस वाले की घात क्या हो रही है? तो विषम संख्या हो रही है। अब माइनस की घात अगर विषम संख्या हो रही है तो वो तो माइनस में ही आंसर होगा, तो यहाँ हम कह सकते हैं ये -1 आंसर आ गया। डन, तो यहाँ पर कहीं -1 है, तो भाई ये सेकंड ऑप्शन -1 है। अब चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा आंसर ठीक है, तो आंसर बिल्कुल ठीक हो चुका है। ओके, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो 125 के घनमूल को 25 के वर्गमूल से विभाजित करने का मान क्या होगा? भाई घनमूल क्या होता है? तो मतलब कि क्यूबिक रूट जिसे कहते हैं, 3 घात कम कर देना। यानी कि बात की जाए, हमें इसने कहा है 125 है, उसकी घात क्यूबिक रूट ये हो गया, और वर्गमूल मतलब ये हो गया। ये चीज़ हमें चेक करना है। ठीक है कि भाई ये इसका आंसर कितना होगा। अब इसका मतलब ये हो रहा है कि 125 की घात आ रही है कितनी? 1/3 आ रही है, और 25 की घात कितनी आ रही है? ये 1/2 आ रहा है। ये चीज़ हो गया, देख लेना, याद रखना, ये 3 अंदर है, इसका मतलब होता है कि भाई 1/3 घात हो जाएगी। ओके, अब 1/3 मतलब ये किसी न किसी की घात 3 तो होगी भाई। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो वो आना ही आना है, ठीक है ना, 99% चांस है वो आ ही जाएगा। अब यहाँ पर 125 की घात किसकी घात है? 125, 3, तो 5 की घात 3 जो होता है वो 125 होता है, और यहाँ 5 का वर्ग जो होता है वो 25 होता है। हम देख पा रहे हैं 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी 5/5 आ रहा है, और ये कट के 1 आ जाएगा। डन, कट के 1 आ गया, एक ऑप्शन में आ रहा है, तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन 1 आ रहा है। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या ये सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, यहाँ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ चुका है, 2 आ चुका है। तो हमने क्या किया, देखा यहाँ पर क्यूबिक रूट, मैंने मतलब घनमूल कहा था, घनमूल कहा था, तो घनमूल ऐसे निकलता है और वर्गमूल ऐसे निकलता है, उनको भाग कर दो, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत, कोई नई चीज़ नहीं है। ओके, चलो भाई ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या चीज़ है। अगले क्वेश्चन में क्या है, यदि y स्क्वायर बराबर में 625 आता है तो y का मान क्या होगा? ठीक है, y का मान क्या होगा? तो y स्क्वायर अगर है 625, ठीक है भाई, तो y कितना होगा? तो अंडर रूट में 625 आएगा,
ये आएगा। अब ये भी कितना आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा। तो अब बताओ क्या ये सही है, क्या ये सही है? अगर ये आंसर होता ना, ठीक है, तो ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या चाहिए, परिमेय संख्या होता, अपरिमेय संख्या है, ना परिमेय ना अपरिमेय है, और या प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर देखो अपरिमेय तो नहीं है, 25 अपरिमेय तो नहीं है, और परिमेय ना ही परिमेय ना ही अपरिमेय, ये भी कोई कंडीशन नहीं होती। अब बताओ ये प्राकृतिक संख्या में आएगा कि परिमेय संख्या में आएगा, ठीक है। अब बोलोगे इस कंडीशन में अगर आपने ऑप्शन ऐसा निकाल दिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप लगा दोगे प्राकृतिक संख्या पे, ठीक है। लेकिन इसका ऑप्शन ये नहीं आएगा। जब भी वर्ग वाली बात ऐसी आती है, जब भी वर्ग से इधर ट्रांसफर करोगे तो याद रखना यहां पर आएगा प्लस और माइनस दोनों आएगा। क्या आएगा, प्लस माइनस दोनों आएगा। अब मैंने लगाया यहां पर प्लस माइनस। अब प्लस माइनस की कंडीशन में अब बताओ क्या प्राकृतिक संख्या कभी माइनस में होती है, कभी नेगेटिव में होगी प्राकृतिक संख्या? तो नहीं हो सकती भाई, नेगेटिव में तो कभी हो ही नहीं सकती प्राकृतिक संख्या। अब नेगेटिव में अगर नहीं होगी तो क्या ये ऑप्शन ठीक होगा? तो नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी अब ये ऑप्शन जो प्लस का 25 और माइनस का 25 आ रहा है, ये किस में आएगा? तो ये आएगा परिमेय संख्या में, और इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका आंसर होता है। चेक करते हैं भाई वो है कि नहीं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 ही आंसर है इसका। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे नोट कर सकते हो। देखो इसी में क्या है, हर एक क्वेश्चन में मैं चारों ऑप्शन को आपको समझा रहा हूँ कि भाई कहते हैं ना, कोई गलती की गुंजाइश भी हो कि आपने किसी को गलत पढ़ा, ठीक है ना, गलती मतलब कि एक को पढ़ा, दूसरे को नहीं पढ़ा, तीसरे को नहीं पढ़ा, आपने सीधा आंसर लगा दिया, तो उसमें क्या चीज़ है, उसमें आप देख के बता सकते हो कि भाई हर एक का मतलब क्या है। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको हर एक के मतलब के हर एक की कंडीशन को सेटिस्फाई करके उनको बता के कि भाई वो गलत है और ये सही क्यों है, हर चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तभी कहते हैं गलती की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, बस साथ में बने रहिए, आखिर तक बने रहिए, मजा आता रहेगा। ओके, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो इसको इरेज करते हैं और आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है भाई 2 है, और 2 देखो रूट के बाहर 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 81 की घात 2.5 ये चीज़ आपको दे रखा है। अब हमें चेक करना है भाई इसका आंसर कौन सा आ रहा है, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या चीज़ होगा। देखो एक चीज़ आप याद रखना, जब भी रूट ऐसा दिया रहता है, ठीक है, सिर्फ रूट दे रखा है ऐसा, तो इसका मतलब होगा 81 की घात 1/2 होगा, ठीक है ना। और अगर इस तरीके चीज़ में अंदर 3 आ जाता है, ठीक है, अंदर 3 लिखा हुआ जाता है, तो उस कंडीशन में आप इसको लिखोगे 81 की घात 1/3 होता है। ये चीज़ आपने पढ़ रखा होगा, छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा, ठीक है। और वही अगर इसी के अंदर भी 2 लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब ये भी सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ रूट लिखा रहा है चाहे बाहर रूट में यहाँ पर 2 लिखा रहा है, तब भी वो 1/2 ही होगा। यहाँ पर कोई भी संख्या मान लो n रहेगी यहाँ पे, तो यहाँ पर नीचे n आ जाएगा, यानी 50 लिखा है तो 1/50 आ जाएगा। डन। अगर 2 लिखा है तो 1/2 आ जाएगा। लेकिन कई बार जो नॉर्मली हम जो रूट लिखते हैं उसमें 2 नहीं लिखते, 2 वाले को छूट दे दी जाती है, कितना ही लिखे, हर बार तो रूट ही रूट आ रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में उस 2 को नहीं लिखा जाता, यानी कि इसका मतलब और इसका मतलब सेम होता है, ठीक है। और इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पर आगे 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये चीज़ वो रूट ही है, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है, कोई नई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ओके, चलो भाई यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 81 जो होता है, देखो 2.5 जो लिखा हुआ है, 2.5 लिखा हुआ है, सॉरी 2.5 लिखा हुआ है, क्या हम इसको लिख सकते हैं 10/4? क्या लिखा जा सकता है? तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, 81 को मैं क्या लिखता हूँ, तो 3 या 9 या 27 या 81, 3 की घात 4 होगी, तो भाई बिल्कुल होगी 3 की घात 4। तो हमने लिखा 3 की घात 4, उसकी घात कितनी है, तो 10/4 है, क्योंकि 2.5 था, 2.5 था, उसको 10/4 लिख सकते हैं। डन। चलो भाई ठीक है। इसकी घात में क्या है, तो ऊपर तो रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब क्या होगा, तो घात की 1/2 होगा इसका। इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में बिल्कुल आसान तरीके में हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कुछ कट रहा है, तो हाँ भाई 4 से 4 कट गया, और ये 2 जब अंदर आएगा तो 10/2 हो जाएगा, और 2 से 10 भी कट के 5 जाएगा, यानी इसका आंसर है 3/5, 3 की घात 5। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? तो भैया ऐसा ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, कुछ बड़ी सी संख्या है, क्या पता गुना करके आ रहा तो आ ही रहा होगा। 3 या 9 या 27 या 81 या 243, हाँ ऑप्शन 243, यानी कि 3 की घात 5 पे गए तो हम 243 जो है ये आपका ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ओके, तो हम इसको ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं कि हाँ भाई 2.5 है, इसको 10/4 लिख सकते हैं, और जो बाहर 2 लिखा था वो लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे, रूट का मतलब 1/2 होता है, ये चीज़ याद रखना बस। ओके, चलो भाई ऑप्शन देख चेक करते हैं सही है क्या हमारे पास। तो भाई बिल्कुल थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, तो यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई 5 की घात क्या लिखा हुआ है, 5 की घात x - 3 और गुने में 3 की घात
2x माइनस में 8 है, ये चीज़ है। और बराबर में दे रखा है 225, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए। देखो x के मान ज्ञात करने के लिए पहले इसका भी गुणनखंड निकालना पड़ेगा, क्या आएगा। तो इसके गुणनखंड की बात करूं तो देखो क्या आ रहा है, 225 में अगर मैंने 5 से किया तो 5 चौक 20, 55 25 आ रहा है। फिर 5 से किया तो 5 निम 45 आ रहा है। फिर 3 से किया तो 3 तिया 9 आ रहा है। 3 से किया तो 1 आ रहा है। यानी मैं इसी को क्या कह सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 5 का वर्ग आएगा और 3 का वर्ग आएगा। और यहाँ पर आ रहा है क्या, 5 की घात x माइनस 3 आ रहा है और 3 की घात 2x माइनस में 8 आ रहा है, ये चीज़ आ रहा है। इन दोनों को आपस में जब कंपेयर करेंगे तो 5 जो है और 5 ये दोनों सेम हो जाएगा, यानी इसकी घात और इसकी घात सेम हो गई। यानी हम कह सकते हैं x माइनस 3 बराबर में 2 आएगा। तो x का मान कितना आ रहा है, तो भाई 5 ही आएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। इससे भी चेक करके आपको बता दूं तब भी वही सेम आंसर आने वाला है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो 2x माइनस में 8 है और उसके ये देखो 3 की घात है, 3 की घात बराबर होगी तो बराबर में 2 लिखा। इस 8 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, 10 हो जाएगा और x का मान 5 आ जाएगा, यह आ जाएगा। अब देखते हैं भाई x का मान ज्ञात करना था तो कहाँ है 5, तो ये थर्ड ऑप्शन 5 आ रखा है। थर्ड ऑप्शन हमारा 5 आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर बिल्कुल करेक्ट ही होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भी 225 था उसका हमने गुणनखंड किया और आपस में कंपेयर किया कि भाई 5 वाला 5 के बराबर होगा, 3 वाला 3 के बराबर होगा। उसकी घात को आमने सामने लिखा कि ये 2 था, ये 2 था, जैसे ही रखा वहाँ से x का मान निकल गया। एक निकालोगे उतने में आंसर निकल जाएगा, दूसरे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, a बराबर में 2 प्लस में √3 लिखा हुआ है तो 1/a का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये कहना चाहता है 1/2 में 2 प्लस में √3 इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। और हमने ऐसी चीज़ पढ़ रखी है कि जब भी नीचे रूट में आ जाए तो उसको हम कहते हैं परिमेयीकरण, कहते हैं रैशनलाइजेशन, परिमेयीकरण कहा जाता है। तो इसको जब परिमेयीकरण करोगे तो कैसे होगा, तो जो प्लस में लिखा है उसको माइनस में लेके गुना और भाग करेंगे। यानी हम कह सकते हैं 2 माइनस में √3 बटे में 2 माइनस में √3, इसको जैसे ही गुना भाग करोगे तो क्या होगा, ऊपर से 1 से गुना करोगे तो 2 माइनस में √3 आएगा और नीचे जब इसको गुना करोगे तो भाई क्या आ रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a का वर्ग और b का वर्ग माइनस में आएगा। यानी 2 का वर्ग माइनस में √3 का वर्ग, ये चीज़ हमारे पास ऑप्शन में आ रहा है। और इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस में √3 और नीचे आ जाएगा 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग सिर्फ 3 आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 में से 3 गया, 1 बचा, यानी इसका आंसर आ रहा है 2 माइनस में √3 और बटे में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास 2 माइनस में √3 आ गया है। तो हम क्या कह सकते हैं भाई 1/a का मान क्या है, 2 माइनस में √3, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। ओके, चलो भाई चेक कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन आ गया हमारे पास। ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया, तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कौन सी थी, और ये तो आपको पता होना चाहिए। फिर प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 यही बढ़ता जाता है। अब इसमें सबसे छोटी वाली प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी तो 1 है। तो हम इसमें लिख सकते हैं भाई प्राकृतिक संख्या, इसका एक आंसर आ जाएगा और ये क्वेश्चन समाप्त होता है यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको चेक कर लेते हैं पहले। तो भाई बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। और अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखा, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो भाई यहाँ की बात करूँ, देखो √25 लिखा हुआ है, तो √25 क्या है, तो ये होता है, हमें पता है 5 का वर्ग होता है। 5 का वर्ग होता है, यानी मैं लिख सकता हूँ 5 का वर्ग और वर्ग से ये कट गया और आंसर आ गया 5। तो ये परिमेय हो रहा है कि अपरिमेय हो रहा है, तो ये तो भाई बिल्कुल परिमेय है। भाई रूट कुछ है नहीं, परिमेय है, बिल्कुल सही है ना। पॉइंट में ना कुछ पॉइंट होता तब भी परिमेय होता, ठीक है। फिलहाल तो इसका रूट भी नहीं है, ठीक है, तो ये सही है। अब यहाँ पर बात करते हैं √9 की बात करें तो ये भी हमें पता है 3 का वर्ग होता है, वर्ग से कट गया और ये आंसर आ गया 3, ये चीज़ आ गया। इसकी बात करें तो 4 है, तो यानी 2 का वर्ग आएगा, इसका घात रूट है तो 2 से रूट कट गया, आंसर 2 आ गया, ये भी परिमेय है। लेकिन क्या ये परिमेय है, क्या ये परिमेय है, तो नहीं, √2 आ गया है। अब √2 आने का मतलब क्या है, तो √2 की बात करें तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है, और ना ही ये रिपीट होगा। तो उस कंडीशन में ये आपकी होगी क्या, अपरिमेय संख्या होगा। तो इसने बोला था कौन सी परिमेय नहीं है, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है कि ये परिमेय नहीं है। और इसके बारे में एक मस्त वाला लॉजिक आपको बताऊं तो क्या चीज़ है कि भाई रूट में अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो अगर रूट में पूर्ण वर्ग संख्या आ गई तो वह संख्या आपकी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर सारी की सारी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग जब रूट में आ गया तो सब देख रहे हो परिमेय आ रहे हैं। ये पूर्ण वर्ग नहीं था, या परिमेय आ गया। ओके, चलो आंसर चेक करते हैं।
बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता है। ओके, तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो इसमें बोल रहा है कि गलत कथन को चुनिए, मतलब ऐसे कथन को चुनिए जो कि गलत है। अब इसमें देख लेते हैं भाई गलत कथन कौन सा है। तो इसमें लिखा है भाई प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या कौन सी थी? तो भाई 1 2 3 4 ये हमारी प्राकृतिक संख्या थी। पूर्ण संख्या क्या थी? इसी में अगर 0 1 2 3 करो तो ये पूर्ण होता है। क्या सारे प्राकृतिक पूर्ण में आ रहे हैं? तो बिल्कुल आ रहा है, तो यानी ये कथन तो सही हो गया। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अब पूर्णांक क्या था? अब पूर्णांक का मतलब होता है कि भाई जो संख्या माइनस में और प्लस में दोनों में जाती है, यानी मैं 0 लिखा, 1 2 3 4 ये बढ़ता हो जा रहा है, और -1 -2 -3 ये बढ़ता हो जा रहा है। देखो ये सारी संख्या पद्धति में आपको समझाया हुआ है। देखो पुरानी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी, इसके कंसेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो भाई आपको दिक्कत होगी। ठीक है, उसको कंसेप्ट को पहले समझना है, फिर एमसीक्यू बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व होंगे। ओके, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं भाई प्रत्येक पूर्णांक, यानी कि ये वाली सारे जो पूर्णांक संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या होते हैं? तो भाई बिल्कुल होते हैं। परिमेय संख्या क्या था? जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये तो भाई लिखा जा सकता है, इन सबको हम बटे में 1 करके लिख ही सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन, ये भी ऑप्शन ठीक होता है। थर्ड की बात करते हैं, तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होते हैं, यानी परिमेय संख्या जितने भी होते हैं सारे पूर्णांक होते हैं। तो परिमेय संख्या की बात करूँ तो लिखा हुआ है 2.5, क्या ये पूर्णांक होगा? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो 2 के बाद तो सीधे 3 आ रहा है, 2.5 का कोई ऑप्शन ही नहीं है, 2.5 आ ही नहीं सकता। जब 2.5 2.5 नहीं आ सकता, इसका मतलब परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया है, और हमें उसी की खोज थी, गलत कथन को चुनिए, इसी की खोज थी, तो ये हमें मिल चुका है। चलो भाई चौथे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब बताइए सारी परिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है? तो परिमेय संख्या की बात में क्या करता है? जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा जाए। और वास्तविक संख्या होते हैं, वास्तविक संख्या में तो परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आता है, सब आते हैं। वास्तविक तो सब कुछ आता है, यानी कि परिमेय जो है वो वास्तविक में आएगा ही आएगा। डन, ये इसमें आएगा ही आएगा, यानी हम कह सकते हैं ये भी ठीक है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं थर्ड ऑप्शन जो कि इसका गलत होता है, और इसी की खोज थी भाई। थर्ड ऑप्शन गलत चाहिए था हमें, मतलब कोई गलत कथन को चुनना था, और जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन इसका गलत आ चुका है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, चलो हम चेक कर लेते हैं पहले। बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो। संख्या √3 का दशमलव प्रसार क्या है, बताना है। तो देखो जैसा कि आपने देखा होगा बुक में भी, √3 का मान दिया रहता है 1.732, इस तरह से दिया रहता है। भाई आप √3 का मान ये रख लीजिए, ऐसा लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर आया है √3 का दशमलव प्रसार क्या होता है, तो आप इसमें देखोगे भाई ये होता है, इसको सीधे टिक मार दोगे, बोलोगे बात खत्म, सही है। और वहीं आपका गलत हो जाएगा कि भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, वो दशमलव के बाद खत्म होगा ही नहीं, खत्म होगा ही नहीं उसके बाद, यानी कि ये ऑप्शन तो इसका गलत हो जाएगा, ये तो नहीं है। ठीक है, अब ये कहेगा परिमित दशमलव। परिमित दशमलव मतलब क्या होगा? एक तरह का फिक्स दशमलव होगा। ठीक है, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। उसके बाद क्या है? अशांत व आवर्ती रहेगा, मतलब अशांत कभी खत्म नहीं होगा, और आवर्ती मतलब रिपीट होता रहेगा संख्या। तो भाई रिपीट होगा क्या? ये इसका मान रिपीट होता है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या है, ये रिपीट कभी नहीं होगी। ठीक है, ये उल्टे फुल्टे नंबर ही पीछे जाते जाएंगे। ठीक है, ये रिपीट नहीं होता, यानी ये वाला भी गलत हो जाएगा। और ये है अशांत और अनावर्ती, यानी खत्म भी नहीं होगा, और अनावर्ती मतलब रिपीट भी नहीं होगा। अब रिपीट भी नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं हो रहा, बड़ा ढीठ किस्म का इंसान है भाई, कुछ भी नहीं हो रहा है इसको। तो जब ऐसा कुछ है तो भाई ये आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। तो यानी हम कह सकते हैं ये √3 जो होता है, ये तो हमें पता ही था कि ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है। और अपरिमेय के गुण किसमें हैं? तो इस वाले में अपरिमेय के गुण हैं, तो यानी इसका ऑप्शन चौथा करेक्ट होगा, जिसको हम देखते हैं। तो फिर यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आता है यहाँ पे। ओके, तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में, भाई कोई भी दो परिमेय संख्या है, परिमेय मतलब मैंने मान लिया 3 और 4 है, ठीक है ना, इसके बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं होती, इसके बीच में कोई भी परिमेय संख्या नहीं होती, ऐसा है क्या? इसके बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं होती, होती है ना, 3.5 कर दिया भाई, इसी के बीच में आ रहा है तो परिमेय संख्या होती है, मतलब ये गलत बोल रहा है भाई, झूठ बोल रहा है तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ठीक एक परिमेय संख्या होती है इनके बीच में। अब मैं कहूँगा भाई इसके बीच में मैंने क्या लिखा, 3.5 भी लिख दिया, 3.6 भी लिख दिया, 2 हो गई, ऐसे दुनिया भर के आ सकते हैं, तो ये भी झूठ बोल रहा है
गलत है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या हो सकती है, मतलब इसके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकती है। मतलब ये तो भाई ठीक बोल रहे हैं, ये तो भाई ठीक बोल रहे हैं, इतनी बात तो ठीक कर रहे हैं। लेकिन चौथे ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं, केवल परिमेय संख्या होती है तथा कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती। इनके बीच में सिर्फ परिमेय संख्या होते हैं, अपरिमेय संख्या नहीं होती। क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो नहीं, ये भी गलत बोल रहा है। और इसका रीज़न क्या है? तो इन दोनों के बीच में अगर मैं दिखूं 3.50100100001 इस तरह से बढ़ता जा रहा है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है जो कि ना खत्म हो रही है ना रिपीट हो रही है। और ये संख्या 3.5 के आसपास है, यानी 4 और 5, 3 और 4 के बीच में आ रहा है। यानी कि इसके बीच में बहुत सारे अपरिमेय संख्या भी आ सकते हैं और परिमेय भी आ सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा है केवल परिमेय संख्या होगी, तो ये तो गलत हो गया। और अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती, तो हाँ, परिमेय संख्या बहुत सारी उसमें से, अपरिमेय मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होता है। आप इसको नोट कर सकते हैं। तो और मैं इसको देख लेता हूँ, यहाँ पर भाई ऑप्शन 3 भी करेक्ट होता है हमारा। ओके, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है वो हमें देखना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं भाई 4/9। देखो मैंने अभी बताया था जो पूर्ण वर्ग होंगे, जो भी आपके पूर्ण वर्ग होंगे वो तो रूट से कट जाएंगे और कटने के बाद वो परिमेय संख्या ही दे देंगे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 4 भी पूर्ण वर्ग और 9 भी पूर्ण वर्ग, यानी हम इसे लिख सकते हैं 2/3 का वर्ग। ये लिखा जा सकता था ना। अब भाई वर्ग को रूट से काट देंगे, 2/3 आंसर आ जाएगा। डन, ये चीज़ आ गया। अब उसके बाद क्या चीज़ है, यहाँ पे बोलोगे भाई ये तो हमारे पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको हम अपरिमेय कर देते हैं। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। ये पूर्ण वर्ग है भाई, ये तो है, 9 का स्क्वायर है और स्क्वायर से रूट कट गया और 9 आंसर आ गया। अब दो ऑप्शन तो मैं टिक नहीं कर सकता ना कोई एक तो गलत होगा, ठीक है। अब इसमें देखो क्या चीज़ है, देखेंगे कुछ कट तो नहीं रहा। तो भाई एक चीज़ देखो, ऊपर √12 है, यानी मैं लिख सकता हूँ √3 गुने में √4 बटे में √3। क्या ये लिखा जा सकता है ऊपर? भाई √12 को 12 को 4 × 12 लिख सकते हैं, तो भाई लिख सकते हैं। अब यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा और ये आ गया √4, और इसको लिख सकते हैं 2 का वर्ग, और वर्ग से रूट कट जाएगा और 2 ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गया क्या? 2 इसका आंसर आ चुका है। डन। और यहाँ पर 2 आ गया मतलब ये परिमेय बन गया, 2/3 आ गया मतलब परिमेय बन गया, 9 आ गया मतलब परिमेय बन गया। लेकिन √7 तो हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो ये आपका थर्ड आंसर इसका करेक्ट होता है। तो इसने बोला था कौन सा परिमेय है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि तीसरा ऑप्शन अपरिमेय है। और इसका आंसर चेक करते हैं तो बिल्कुल करेक्ट है, तीसरा ऑप्शन ही अपरिमेय संख्या है। ओके, चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे नोट कर सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या नहीं है। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सारे के सारे परिमेय नहीं है? कुछ हो कोई बात नहीं, लेकिन सारे परिमेय नहीं है। तो यहाँ की बात करते हैं तो क्या है, एक प्राकृतिक संख्या। अब मैं इसमें बात करता हूँ जैसे कि प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या कौन से होते हैं? तो प्राकृतिक संख्या हमारे होते हैं क्या भाई, 1 2 3 4 इस तरह से होते हैं। क्या ये सारे परिमेय नहीं होते? तो भाई सारे परिमेय होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हर किसी को हम P/Q में लिख सकते हैं। जैसे कि तो मैं बताऊं, परिमेय का मतलब हो गया कि संख्या P/Q में होनी चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है यानी परिमेय संख्या होगी। ये तो सारे हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन सब के नीचे 1 आ रहा है, यानी ये सब परिमेय संख्या है। डन। चलो भाई पहला वाला तो सारे परिमेय संख्या है, इसको नहीं चाहिए मतलब इसको काट दो, क्योंकि ये तो है। उसके बाद क्या भाई पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? तो भाई पूर्णांक मतलब होता है 0 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ता जाएगा, और इधर -1 -2 -3 इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी हम इसको P/Q में लिख सकते हैं। लिखेंगे कैसे भाई, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, सबके नीचे 1 है, तो P/Q हो सकता है। 0 भी है तो 0 के नीचे भी 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यानी ये सारे क्या हैं, आपके परिमेय संख्या है, यानी इसमें प्रत्येक जो है वो परिमेय संख्या है। मतलब ये भी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि नहीं वाला चाहिए था हमें कि परिमेय नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट पे आते हैं। पहले पूर्ण संख्या की बात करते हैं। पूर्ण का मतलब क्या होता है? तो भाई ये 1 2 3 4 था, अगर मैं 0 से स्टार्ट कर दूं तो ये पूर्ण संख्या होता है। ये भी सबको हम P/Q में लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं मतलब ये भी सारे परिमेय होंगे, यानी इसको भी काट दो। बच गया कौन सा? वास्तविक संख्या। और हमें पता है वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक परिमेय होता है और एक अपरिमेय होता है। और हमें चाहिए था कि पूछा है प्रत्येक परिमेय नहीं होते, तो वास्तविक के सारे परिमेय नहीं होते, कुछ अपरिमेय भी होते हैं। और कौन से होते हैं वो? तो वो होते हैं आपके रूट में,
2 रूट में 3 या फिर ये पाई, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये आपकी होती है वास्तविक संख्या तो है लेकिन परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है। यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा ठीक होता है, यानी 3rd ऑप्शन जो है वो नहीं वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब सब कुछ ठीक है यहाँ पे, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ का ऑप्शन 3 है, तो 3rd है, इसको चेक करते हैं भाई, तो ऑप्शन 3rd बिल्कुल करेक्ट आता है। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है √6 गुने में √8 बराबर है। √6 और √8 क्या है, बराबर है। अब हमें कहा गया है किसके बराबर है इनमें से, तो भाई याद रखना रूट में जब भी दो संख्याएं होती है वो दोनों आपस में गुना हो जाती हैं। अब गुना होने का मतलब क्या है, √6 है गुने में √8 है तो क्या होता है, तो 8 6 48 हो जाएगा, या फिर 48 कर दो, या फिर एक और आसान तरीका है, क्या चीज़, √6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो भाई लिख सकते हैं √3 गुने में √2, और √8 को क्या ले सकते हैं, 2 गुने में 2 गुने में 2, ये चीज़ आ रहा है भाई, यही होता है। जौन सा पेयर इसमें से मिल जा रहा है, मतलब जिसके जोड़े मिल जा रहे हैं वो तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा वो रह जाएगा। देख पा रहे हो भाई, ये जोड़ा मिल गया, ये जोड़ा मिल गया, यानी हम कहते हैं ये जोड़ा मिल के क्या बनेगा, √2, ये बनेगा √2, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, मतलब कि √2 मिल के क्या बनेगा, तो 2 बन जाएगा, √2 मिल के क्या बनेगा, 2 बन जाएगा, यानी हम कह पा रहे हैं इन दोनों से तो 2 बन रहा है, ये बेचारा अकेला बच गया। और फिर भी आंसर कितना होगा, 2 दूनी 4 √3 हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका आ रहा है 4 √3। तो 4 √3 कहाँ पे आ रहा है, तो हम इसमें देख पा रहे हैं 4 √3 ये आ रहा है, सेकंड ऑप्शन 4 √3 आ रहा है। तो हम यहाँ से एक चीज़ सीखते हैं कि भाई रूट वाला रूट से आराम से गुना हो सकता है, और हमने उसको यहाँ पर लिखा है, और उसको पूरा ना गुना करके हमने इसको तोड़ दिया है, और तोड़ने में जोन से जोड़े बन जा रहे हैं उसको हमने लिख दिया अलग से, और जिसका नहीं बन जा रहा वो तो रूट में रूट आ गया। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है, इसको हम चेक करते हैं, तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन ठीक है हमारा ऑप्शन। चलो भाई, इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ में लिखा हुआ है 3√3 बटे में 3√3, सॉरी 3√2 है, बटे में 3√3 माइनस में 2√2 दे रखा है कि हर के परिमेयकरण करने पर हमें प्राप्त हर, मतलब कि जो इसका नीचे वाला हर होता है ऊपर वाला अंश होता है, ये तो आपको पता है भाई, ऊपर अंश से नीचे हर है। हर का जब परिमेयकरण करेंगे तो उस कंडीशन में परिमेयकरण होने के बाद का हर क्या प्राप्त होगा, हमारे पास जो हर है वो हमें क्या प्राप्त होता है, तो उस कंडीशन को देखना है हमें। ठीक है, कि भाई ये हर क्या है। ओके, तो चलो भी देख लेते हैं। तो यहाँ हम इसका पहले परिमेयकरण करते हैं, तो 3√2 है, बटे में 3√3 है, माइनस में 2√2 है। इसका परिमेयकरण कैसे होता है, तो नीचे जो माइनस में उसको प्लस करके गुना और भाग कर दो, यानी कि 3√3 प्लस में 2√3 आएगा, 2 आएगा, और बटे में कितना आ रहा है, तो 3√3 प्लस में 2√2 आ रहा है, ये आएगा। ऊपर वाले को जब इससे गुना करते हैं तो क्या चीज़ आएगा, तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई 3√2 है, और यहाँ आ रहा है 3√3 प्लस में 2√2 आ रहा है, और बटे में क्या आएगा, तो भाई a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यानी हम कह सकते हैं 3√3 है, इसका वर्ग आएगा, और माइनस में 2√2 का वर्ग आएगा, नीचे आ रहा है। डन। अब देखो ऊपर को हमें चेक कुछ नहीं करना, देखना क्या है भाई, हर को देखना है, बस हर को देखना है। तो हर की बात करें तो क्या आ रहा है, 3√2, और यहाँ पर 3√3 प्लस में 2√2, और बटे में हमारे पास आ रहा है भाई 3 का वर्ग 9 होता है, √3 का वर्ग 3 ही होता है, मतलब 9 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं भाई 27 है। माइनस में इसको करें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा, ये आ गया। अब हम देख पा रहे हैं भाई क्या आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर आ रहा है 3√2, 3√3 प्लस में 2√2, और बटे में 27 में से 8 गया, कितना बचा, 19 बचा। और अब हम क्या कह सकते हैं भाई, नीचे 19 आ गया है। डन। देखो कई बार कंडीशन मान लो 18 आ जाता तो आप इस 3 से उस 18 को काट सकते थे। ठीक है, फिलहाल कुछ भी नहीं कट रहा, नीचे 19 आ गया तो 19 ही रहने देते हैं। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि हर क्या है, तो हर क्या दिख रहा है आपको, हर 19 आ रहा है, तो इसका 19 आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस 19 को हम टिक लगा सकते हैं। चलो भाई चेक कर लेते हैं भाई, तो बिल्कुल सही है, 19 आंसर इसका रखा है। यानी हम इस तरीके से परिमेयकरण करते हैं, परिमेयकरण के क्वेश्चन भी हमने किए थे, और यहाँ भी हमने देख लिया भाई इसका परिमेयकरण किस प्रकार हो रहा है। तो माइनस को प्लस से गुना और भाग करना है बस, उसके बाद जस्ट सॉल्व किया। इसका सॉल्व मतलब जोड़ घटा गुना भाग आपको आना चाहिए। फाइनली नीचे 19 आ गया और यही आंसर है। ओके, चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन a के बराबर है। भाई ये जो हमें दे रखा है इनमें a के बराबर क्या चीज़ है। अब a के बराबर की बात करें भाई, इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, तो नहीं हो पाएगा सॉल्व ये। ठीक है,
चलो भाई, इसमें से नहीं सॉल्व हो पा रहा है, इसको भी रहने देते हैं, बाद में देखेंगे जो कट पिट के किसका आंसर कट पिट के ए आ जाए, बस वो देखना है हमें। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई 4 की घात कितनी है, तो हम लिखते हैं सॉरी ए की घात कितनी है, तो ए की घात कितनी है, तो इसका लिखा जा सकता है 4 और बटे में 3 लिखा जाता है, क्योंकि घात घात आपस में गुना होते हैं, यही होता है। ठीक है भाई, अब ये बाहर 12 लिखा हुआ है, 12 का मतलब होता है 1/12 हो रहा है भाई, 1/12 ही होता है भाई। इस रूट में यहाँ पर 12 लिखा है मतलब 1/12 ही होगा। ठीक है भाई, इसको जब मैं लिखता हूँ तो फिर से गुना हो जाएगा, 4 गुने में 1/12 है और यहाँ पर 3 आ गया, ये चीज़ आ गया, डन। चलो भाई ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं 4 से 12 कटा, 4 तिया 12 आ गया, यानी ये आ रहा है आंसर 4 की घात 1/9 आ रहा है, जो कि 4 क्यों आएगा, ए है ना ये, तो ए आ जाएगा ये। ठीक है, ए की घात चल रही है सारी, तो ए ही आएगा, तो ए की घात 4/3 आ गया, 1/12 आ गया। अब घात से घात कट गया और ए की घात कितनी है, 1/9 आ गई। क्या ये ए के बराबर है, तो नहीं, ये तो नहीं है। तो चलो भाई इसको रहने देते हैं, अगले वाले पे आते हैं। अगले वाले की बात करते हैं, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 4 ए है, रूट ए की घात 3 दे रखी है भाई, ए की घात 3 दे रखी है, उस पर रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब क्या हो गया, घात 1/2 हो गया, उसके ऊपर फिर से घात है और वो कितनी है, तो वो दे रखी है 2/3, ये दे रखा है हमें। अब सारी घातों को एक साथ गुना कर देते हैं, तो गुना करेंगे तो कैसे होगा, तो ए की घात पहले 3 है, फिर गुने में 1/2 है, फिर गुने में 2/3 है, ये चीज़ आ गया, डन। अब हम देख सकते हैं भाई 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया और फाइनली क्या आया आंसर, तो ए आया है। और हमें क्या चाहिए था कि भाई ए के बराबर क्या है, तो ए के बराबर हम देख पा रहे हैं तीसरा पार्ट तो ए के बराबर ही आ गया, ये तीसरा पार्ट ए के बराबर आ गया है कि भाई ए को हमने पूरे को इसको सॉल्व किया और ये इसका आंसर ए ही आ रहा है, मतलब ये जो खतरनाक सा पूरा दिया हुआ है ये पूरा चीज़ क्या है, ए है हमारा, डन। चलो भाई ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो कि हमारा ये ऑप्शन भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये आ गया। चलो भाई चौथे को भी चेक कर लेते हैं, वो भी अकेला है तो चेक कर लेते हैं। तो बेस आधार सेम है तो घात जुड़ जाएगी, तो ए की घात 12/7 आएगा, प्लस में 7/12 आएगा, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, नीचे 12 गुने में 7 आएगा, ऊपर 12 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर आएगा, और ये एक तो नहीं आ रहा, ये एक तो नहीं आ रहा, यानी कि ये क्या चीज़ है, ये ए के बराबर नहीं है, ये हमारा नहीं है बराबर ए के, ठीक है, और ये ए के बराबर हो रहा था। ओके, तो इस कंडीशन से थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है, इसको चेक भी कर लेते हैं भाई ये ऑप्शन हमारा ठीक है कि नहीं, तो भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे नोट कर सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करें तो किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है, कोई भी दो अपरिमेय संख्या होती है उसका गुणनफल क्या होता है, तो भाई दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा सदैव अपरिमेय संख्या होता है, सदैव परिमेय होता है, सदैव पूर्णांक होता है, और कभी परिमेय संख्या होता है, कभी अपरिमेय होता है। 4 ऑप्शन ये आ गया, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला है। अब देखो जैसे इसने कहा है कि सदैव अपरिमेय संख्या होते हैं, जैसे कि मैंने √2 को गुना किया √3 से, तो ये आ गया √6, और ये अपरिमेय होता है, इस बात को मैं सच्चाई आ गई, ऐसा ही कह रहे हैं। लेकिन वही मैंने अगर गुना कर दिया √2 को √2 से तो आ गया 2, तो भाई ये तो गलत हो गया, गलत हो गया। इसने कहा था सदैव अपरिमेय संख्या होती है कब, जब दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल किया जाए, तो दो अपरिमेय संख्या था उसका गुणनफल किया जाए तो वो अपरिमेय भी आ रहा है और परिमेय भी आ रहा है, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। यानी कि ऑप्शन क्या हो रहा है कि भाई वो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है, कभी ये आ सकता है कभी वो आ सकता है, ठीक है ना। और ये पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक तो भाई परिमेय के अंदर आ ही गया ना, तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो हम इसके चौथे ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई दो कभी भी अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो वो अपरिमेय आएगा या फिर परिमेय आएगा, कुछ भी आ सकता है। अगर सेम रहा तो परिमेय आ जाएगा, और अगर अलग अलग रहा तो अपरिमेय आ जाएगा, या फिर वो किसी तरह से भी पूर्ण वर्ग बना देता है, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो कि भाई इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होता है, इसको हम चेक कर लेते हैं, ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ हमें दे रखा है √2 और √3 के बीच में एक परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। भाई परिमेय मतलब ऐसी संख्या जो p/q की फॉर्म में और q0 ना हो, या फिर यानी कहा जाए भाई दशमलव में भी हो सकता है वो, ठीक है, पर दशमलव के बाद वो संख्या बार बार रिपीट होती जाए तो भी ठीक है, लेकिन वो अपरिमेय नहीं होनी चाहिए। अपरिमेय मतलब भाई संख्या ना खत्म हो रही हो ना रिपीट हो रही हो, इस कंडीशन में अपरिमेय कहा जाता है, भाई ऐसी संख्या ना हो। तो यहाँ पर हमारे पास दो संख्याएं तो रूट में दे रखी है, हमें निकालना था इन दोनों के बीच की संख्या, और दो संख्याएं रूट में दे रखी है और कह रखा है परिमेय संख्या।
अब क्या ये परिमेय है, इतनी सी बात बस देख लो भाई, √2 में √3 जोड़ेंगे, क्या ये परिमेय होगा? तो नहीं होगा, ये परिमेय है ही नहीं। चलो भाई, तो यही मामला खत्म होता है, क्योंकि हमें परिमेय चाहिए था। यहाँ पर दोनों अपरिमेय है तो इसको भी कट जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये 1.5 और 1.8, दोनों के दोनों परिमेय संख्या है। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई √2 का मान जो होता है वो 1.41 होता है, और √5 का मान होता है वो 1.73 होता है। इतने के लगभग होता है, पॉइंट के बाद और भी आगे नंबर जाते जाएंगे, ठीक है। इतने के लगभग होता है। अगर इन दोनों के बीच में कोई संख्या आ जाती है तो वो संख्या आपकी कौन सी होगी? तो वो संख्या आपकी परिमेय संख्या होगी, और वही इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या 1.8 आ रहा है? तो नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है, क्योंकि 1.4 और 1.7 के बीच में 1.5 ही आएगा। ओके, चलो भाई, यहीं पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है और यहीं पर आज का सेशन हम खत्म करते हैं। और यहाँ पर हमने डिस्कस किए भाई कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो हैं एमसीक्यू के, वो डिस्कस किए। और भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे आगे की क्लासेस में, और भी क्वेश्चन आपके लिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेते आएंगे, जिससे कि आपका बहुत फायदा होने वाला है। और कहते हैं गलती के चांसेस बिल्कुल खत्म होने वाले हैं। और अलग अलग वैरायटी, जितनी अलग अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चन आप करते जाओगे, उतना ही दिमाग आपका खुलता जाएगा और स्पीड आपकी बनती जाएगी। तो भाई प्रैक्टिस कम मत करना, प्रैक्टिस करते रहना। इन 25 क्वेश्चन हैं, इनको भी दोबारा से खुद से प्रैक्टिस कर लेना, जिससे कि चीज़ें हो जाएगी बिल्कुल आसान। ओके, चलो भाई, इसी के बाद आप लोगों को कहना चाहता हूँ, मैग्नेट ब्रेन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो मैग्नेट ब्रेन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपकी सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन का ऐप जी है, जो कि आपके मोबाइल के लिए है। तो आप प्ले स्टोर से इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ भी सेम फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। और फैसिलिटीज़ क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी एक सिस्टमेटिक तरीके से। यानी आपको बताऊँ, यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स जो हैं हर एक क्लास के, वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल अरेंज फॉर्म में हैं। यानी आपको कहीं नहीं जाना, आपको क्या करना है, जस्ट इस वेबसाइट पर आइए या फिर इस ऐप में जैसे आप आते हो, और आके आप अपने मीडियम को सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि आप ऑप्शन यहाँ देख सकते हो, इंग्लिश मीडियम अलग है, हिंदी मीडियम अलग है, स्पीकिंग इंग्लिश, NTSC ओलंपियाड, इस तरह के बहुत चीज़ें यहाँ पर अलग अलग है। आप जिस भी कैटेगरीज में लाइक करते हैं, वहाँ पे आइए, उस पर क्लिक कीजिए और अपने क्लास को चुनिए। जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम में, तो आप हिंदी मीडियम को चूज़ करेंगे। उसके बाद फिर आपने, जैसे 9वीं कक्षा में है तो 9वीं कक्षा को चूज़ किया आपने। और उसके बाद आप देखो भाई किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है। आपको जैसे कि दिक्कत है भाई इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे कि आप 9वीं क्लास को चुनेंगे, आपको वहाँ पर सारे टीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे जो भी आपको पढ़ाते हैं। आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत आती है, आप सीधे उस विषय के टीचर्स के सामने वॉच नाउ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे कि मान लो आपको मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत है, गणित में कोई भी दिक्कत होती है, तो मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ है, वॉच नाउ पर क्लिक करोगे। क्लिक करते के साथ ही ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं भाई हमने क्या क्या चीज़ें अभी तक कंप्लीट करवा रखी है। तो यहाँ आप देखो भाई, जैसे कि पाठ्यक्रम परिचय, संख्या पद्धति, और भी कुछ चैप्टर्स हमने करवा रखे हैं। इनमें से किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत होती है, आप उसमें जाइए और पीछे वाली वीडियोस जो भी, जिसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आज हम पढ़ रहे थे MCQ, और आपको दिक्कत थी भाई पुराना कंसेप्ट वीडियो देखना था, ठीक है भाई। कंसेप्ट वीडियो अगर दिख जाता तो मजा आता, क्योंकि बहुत बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है। वो कमेंट भी आते हैं कि भाई यूट्यूब पर बहुत भीड़ मची हुई है, भाई एक वीडियो देखते हैं दूसरी वाली ये आ जाती है, हमें समझ में नहीं आता क्या पढ़ें क्या ना पढ़े। लेकिन यहाँ पर कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है। यहाँ पर आप सीधे अपने कक्षा को चुनेंगे, संख्या पद्धति तो संख्या पद्धति को चुना, उसके अंदर कॉन्सेप्ट वीडियो को जो है NCERT का सॉल्यूशन है, कोई भी चीज़ है जो 1 शॉट वीडियो है उसको आप चुनेंगे, और चुन के उसको बस बड़े आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। कोई डिस्ट्रक्शन वाली बात नहीं है। जैसे उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते के साथ इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी, और बड़े आराम से आप देख सकते हो। ओके, तो यानी आप इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं, आप इनका यूज़ बिल्कुल कीजिएगा। और बाकी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज लॉन्च कर दिया है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आप लोग इसका फायदा उठा ही रहे हैं कि भाई 6ठी से 12वीं कक्षा के हिंदी मीडियम के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी जान पहचान में जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, जिससे कि उनका भी ये फायदा हो। ओके, इसी के साथ आपको कहना चाहता हूँ भाई, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।